नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। दुनिया के किसी भी कोने में, दुनिया के किसी भी देश में जब भी कोई भारतीय या भारत मूल का कोई शख्स, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, जब कोई अच्छा मकाम हासिल करता है तो हम भारतीयों को बहुत गर्व होता है और हम गर्व के साथ उनका नाम लेते हैं। ऐसा ही एक क्षण आया जब अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव होने वाले हैं और डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बाइडेन ने भारतीय मूल की कमला हैरिस को अपना उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार अपने साथ चुना। और उसके बाद आपने देखा कि किस तरीके से भारतीय मीडिया में कमला हैरिस को लेकर एक नई तरीके की चर्चा शुरू हो गई है। वो निश्चित तौर पर भारतीय मूल की है, लेकिन क्या कमला हैरिस, जिनके बारे में कहा जा रहा है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि जो बाइडेन अमेरिका के अगले राष्ट्रपति हो सकते हैं, और अगर ऐसा होता है तो कमला हैरिस अमेरिका की अगली उपराष्ट्रपति होगी। क्या ये भारत के लिए शुभ समाचार है या मोदी सरकार के लिए एक उलझन बढ़ाने वाला मामला है? यानी क्या उनका टेंशन बढ़ सकता है? क्या उनके लिए यानी मोदी सरकार के लिए ये शुभ समाचार है या नहीं? इस पर करेंगे चर्चा, लेकिन उसके पहले एक छोटी सी अपील। सत्यहिंदी.com एक कोशिश है पत्रकारिता को नए सिरे से स्थापित करने की, सच को सच कहने की, और अगर जरूरत पड़े तो सरकार की आलोचना करने से भी नहीं बचने की। हालांकि आजकल ऐसा हो नहीं रहा है। ऐसे में बहुत जरूरी है कि आप हमारी मदद करें। सत्यहिंदी.com को आपके मदद की बहुत ज़रूरत है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, सत्य हिंदी सदस्यता अभियान से जुड़ें और हमें आर्थिक तौर पर भुगतान करें, आर्थिक मदद करें, आर्थिक सहयोग करें, तो हमें बहुत बहुत मदद मिलेगी। न केवल सत्यहिंदी.com को स्थापित करने में, बल्कि पत्रकारिता को स्थापित करने के मुहिम में आप हमारे सक्रिय भागीदार भी बन सकते हैं। और अब आज के विषय पे बात करते हैं। कमला हैरिस, जी हाँ, भारतीय मूल की, जिनकी माँ चेन्नई की रहने वाली थी और जो अमेरिका पढ़ने गई और वहाँ एक जमैका के एक शख्स के साथ उनकी शादी हुई और कमला हैरिस जो है उनकी बेटी। हालांकि बाद में कमला हैरिस के पिता और माँ के बीच में अलगाव हो गया और कमला हैरिस का जो लालन पोषण है वो उनकी माँ ने किया, एक सिंगल मदर की तरीके से। अब उन्हें अमेरिका के राष्ट्रपति के उम्मीदवार डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बाइडेन ने उनको अपना रनिंग मेट यानी उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार के तौर पर चुना है। यानी अब कमला हैरिस और जो बाइडेन संयुक्त तौर पर प्रचार करेंगे। और ऐसे में भारत में एक खुशी की लहर भी दौड़ी है, क्योंकि सबके लिए एक बड़े गौरव का क्षण है। लोग कह रहे हैं कि पहली भारतीय मूल की एक महिला अमेरिका की राजनीति में न केवल बहुत ऊंचा मकाम हासिल करेंगी, बल्कि साथ ही साथ वहाँ की उपराष्ट्रपति भी हो सकती हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से जो बाइडेन, जो अगर राष्ट्रपति बनते हैं तो अमेरिका के इतिहास के सबसे लंबी उम्र के राष्ट्रपति होंगे। इस वक्त उनकी उम्र 78 साल की है और उन्होंने अभी से कहा है कि अगर अगला चुनाव वो नहीं लड़ेंगे। अगर ऐसा होता है तो कमला हैरिस अगले राष्ट्रपति के चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार भी हो सकती हैं और इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि वो राष्ट्रपति भी बन सकती हैं। अब एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। सवाल ये खड़ा हो गया है कि क्या कमला हैरिस इस वक्त की जो मौजूदा सरकार है, मोदी सरकार है, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसके लिए खुशखबरी है या उनके लिए उलझन तनाव का एक मौका है? खुशखबरी इसलिए कह सकते हैं क्योंकि भारतीय मूल का कोई भी शख्स जब तरक्की करता है तो पूरे देश को उस पर खुशी होती है। जाहिर सी बात है, भारतीय जनता पार्टी को भी इस बारे में खुशी हुई होगी, मोदी सरकार को भी खुशी हुई होगी। लेकिन अगर आप बारीकी में जाएं तो हकीकत यह है कि कमला हैरिस अगर उपराष्ट्रपति बन जाती हैं तो भारत के लिए और ख़ासतौर पर मोदी सरकार के लिए चिंता का सबब हो सकता है। इसके 3 बड़े बुनियादी कारण हैं। पहला बुनियादी कारण यह है कि डेमोक्रेटिक पार्टी की सरकार का बनना, जो वैचारिक स्तर पर, विचारधारा के स्तर पर आज की जो दक्षिणपंथी हिंदुत्ववादी मोदी सरकार है उससे बिल्कुल अलग ध्रुव पे है। डेमोक्रेटिक पार्टी
बहुलतावाद में विश्वास करती है, लोकतांत्रिक स्वतंत्रता में विश्वास करती है, धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करती है, उदारवाद में विश्वास करती है, धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, रेस के आधार पे, नस्ल के आधार पे किसी तरीके के भेदभाव की बात नहीं करती। चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, ईसाई, सबको साथ लेकर चलने की बात करती है। इसीलिए डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ ब्लैक्स, हिस्पैनिक्स, भारतीय मूल के तमाम लोग, जो अल्पसंख्यक लोग हैं, वो उनके साथ जुड़ते हैं और उनको वोट करते हैं। तो एक जो डेमोक्रेटिक पार्टी की अगर सरकार बनती है तो वो जाहिर सी बात है मोदी सरकार की जो वैचारिक धारा है उसके बिल्कुल अलग ध्रुवों पर खड़ी होगी। दूसरा, जो बाइडेन जो अमेरिका के राष्ट्रपति अगर बनते हैं तो न केवल वो डेमोक्रेटिक पार्टी के कैंडिडेट होंगे बल्कि उनके बारे में भी कहा जाता है कि वो एक सशक्त उदारवादी हैं और डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके की राजनीति की वकालत करते हैं उससे बिल्कुल अलग राजनीति की वकालत करते हैं। तो सबको साथ लेकर चलते हैं और किस तरीके से अल्पसंख्यक तबके को, किस तरीके से जो समाज के हाशिए पर बैठे हुए लोगों को, किस तरीके से हिस्पैनिक्स, ब्लैक्स को साथ लेकर चलने की बात करते हैं। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि उन्होंने कमला हैरिस नाम की एक भारतीय मूल के अमेरिकन को अपना उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार चुना है, जो इस बात का प्रमाण है। खुद जो बाइडेन जो है कश्मीर के मसले पर और पिछले दिनों जो नागरिकता कानून सीए बना था उस मसले पर उनकी राय बहुत ही प्रखर है और बहुत ही क्रिटिकल है मोदी सरकार की नीतियों को लेकर। उस वक्त उन्होंने जो बाइडेन पिछले जून के महीने में एक पेपर आया था जिसको कहते हैं पॉलिसी पेपर, जो बाइडेन का पॉलिसी पेपर था और उनका जो पेज था उस पेज पर उसकी बहुत जिक्र हुआ था। उसमें जो मुस्लिम अमेरिकन के मसले पर जो उनकी राय थी उस संदर्भ में बात करते हुए उन्होंने ये कहा था, कश्मीर के मसले पर और सीएए के मसले पर मोदी सरकार की तीखी आलोचना की थी। उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि कश्मीर के लोगों के जो अधिकार हैं उनको फौरन रिस्टोर किया जाए, वहाँ पे जो वॉइस ऑफ डिसेंट यानी विरोध की जो आवाज़ है उसको फौरन, उस पर जो प्रतिबंध लगा हुआ है उसको फौरन हटाया जाए। और साथ ही साथ उन्होंने इस बात पे बहुत ही दुख जताया था और निराशा जताई थी कि जिस तरीके से सीए कानून लेकर मोदी सरकार आई है और वो धार्मिक आधार पर एक तरीके से डिस्क्रिमिनेशन यानी मतभेद करने की बात कर रही है। तो ये जो बाइडेन अगर अमेरिका के राष्ट्रपति बनते हैं तो जो डोनाल्ड ट्रंप का जिस तरीके से रवैया है उससे बिल्कुल अलग रवैया उनका कश्मीर के मसले पर होगा, ह्यूमन राइट्स के मसले पर होगा, जो मेजॉरिटेरियनिज्म है उसके बरक्स होगा। कश्मीर के अलावा जो अल्पसंख्यक का सवाल भारत में एक गंभीर मुद्दा बना हुआ उस पर एक बहुत बड़ा उनकी राय बिल्कुल अलग होगी। और तो ये दो बड़े कारण, लेकिन तीसरा जो सबसे बड़ा कारण है वो कमला हैरिस का खुद। लोग ये सोच सकते हैं कि कमला हैरिस भारतीय मूल की हैं तो भारत के प्रति वो बहुत ही सिंपैथेटिक होंगी, सहानुभूतिपूर्ण रवैया रखेंगी, लेकिन मोदी सरकार को और मौजूदा सरकार को शायद ज़्यादा निराशा हो, क्योंकि कमला हैरिस के बारे में कहा जाता है कि डेमोक्रेटिक पार्टी में भी वो बहुत ज़्यादा डेमोक्रेटिक है और जो बाइडेन जो अमेरिका के राष्ट्रपति हो सकते हैं, जो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं डेमोक्रेटिक पार्टी, उनसे ज़्यादा लिबरल है। तो जब डेमोक्रेटिक पार्टी और जो बाइडेन का जो नज़रिया है, जो रवैया है, जो नीतियां हैं, अगर उनसे भी ज़्यादा अगर कमला हैरिस अगर ज़्यादा लिबरल मानी जा रही है तो जाहिर सी बात है उनका रवैया कम से कम मोदी सरकार के प्रति और बीजेपी सरकार के प्रति या आरएसएस को लेकर या ह्यूमन राइट्स के मसले पर, कश्मीर के मसले पर, सीए के मसले पर, एनआरसी के मसले पर और दिल्ली दंगे जैसे और दूसरे दंगों के मसले पर और अल्पसंख्यक के मसले पर उनका रवैया ऐसा होगा जो मोदी सरकार को और बीजेपी सरकार को कतई रास नहीं आएगा और ये उनकी उलझन को और बढ़ा सकता है। कमला हैरिस के अभी तक फिलहाल जो उनके बारे में कहा जा रहा है कि कश्मीर के मसले पर वो बहुत उनका जो नज़रिया है वो जो बाइडेन से ज़्यादा उदारवादी है और उन्होंने पिछले दिनों जब धारा 370 लगा के जब जम्मू कश्मीर को दो हिस्सों में बांटा गया और उसके बाद वहाँ पे बड़े पैमाने पर नज़रबंदी की गई, बड़े पैमाने पर लोगों को गिरफ्तार किया गया और वहाँ पे जो इंटरनेट जिस तरीके से बंद किया गया, पूरे कश्मीर को लॉकडाउन में डाल दिया गया, तो उस वक्त कमला हैरिस ने का एक स्टेटमेंट आया था और उस स्टेटमेंट में उन्होंने कहा था कि एंड रेस्ट्रिक्शंस ऑन कम्युनिकेशन एंड मास डिटेंशन, यानी जो संवाद के जितने तंत्र हैं इंटरनेट वगैरह उस पर जिस तरीके से रेस्ट्रिक्शन और प्रतिबंध लगा है उसको फौरन हटाया जाए। साथ ही साथ
उन्होंने ये भी कहा था कि जो मास डिटेंशन है, जो बड़े पैमाने पर गिरफ्तार किया जा रहा, उस पर रोक लगे और कश्मीर के अंदर जो धार्मिक फ्रीडम है उसको प्रिजर्व किया जाए। उनका जो एग्जैक्ट बयान था वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। वी हैव टू रिमाइंड द कश्मीरी पीपल दे आर नॉट अलोन इन द वर्ल्ड। वी आर कीपिंग अ ट्रैक ऑफ द सिचुएशन इन कश्मीर एंड देयर इज नीड, देन वी कैन इंटरवीन इफ डिमांड कम्स। उनके कहने का मतलब यह है कि कश्मीर में के लोग अपने आप को दुनिया के नक्शे पर अकेला ना समझें। उनको मैं ये बताना चाहती हूँ, और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम उसमें इंटरवीन भी कर सकते हैं, यानी दखल भी दे सकते हैं और उसमें हस्तक्षेप भी कर सकते हैं। ये कमला हैरिस का बयान है। इस के साथ साथ जो सीए का कानून था उस पर भी उन्होंने बड़ी तीखी आलोचना की थी। लेकिन इससे ज़्यादा वो चर्चा में तब आई जब पिछले साल दिसंबर के महीने में वहाँ एक दूसरी भारतीय मूल की सांसद हैं जिनका नाम है प्रमिला जयपाल। प्रमिला जयपाल ने अपने तई पे वहाँ की जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है उसमें एक प्रस्ताव लेकर आई थी, और उस प्रस्ताव में कहा गया था कि कश्मीर में जो कुछ बदलाव किए गए हैं उसको फौरन रेस्टोर किया जाए। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर को जो वहाँ की संसद है उसकी जो फॉरेन अफेयर्स कमेटी है उसके सामने जाना था, वहाँ के लोगों से इंटरैक्ट करना था। उस कमेटी में प्रमिला जयपाल भी थी। जयशंकर ने कहा कि अगर प्रमिला जयपाल उस कमेटी के सदस्य रहेंगी तो वो सदस्यों के साथ इंटरैक्ट नहीं करेंगे। जाहिर सी बात है, अमेरिका की जो फॉरेन अफेयर्स कमेटी थी उसने इस बात से इनकार कर दिया, और जब इनकार किया तो जयशंकर ने, भारत के विदेश मंत्री ने, उस मीटिंग को कैंसिल कर दिया। जब उस मीटिंग को कैंसिल किया तो कमला हैरिस ने एक बयान जारी किया जो ट्विटर पे था, और उस बयान में उन्होंने कहा कि मुझे इस बात का कोई विदेशी सरकार, कोई फॉरेन गवर्नमेंट जो है वो उसके लिए जो है वो कांग्रेस को, यानी जो वहाँ की जो संसद है, उनका ट्विटर पे बयान था। उसका मतलब ये था कि किसी भी विदेशी सरकार के लिए कांग्रेस को ये बताना कि उनकी मीटिंग में कौन रहेगा और कौन नहीं रहेगा, ये गलत बात है। और मुझे इस बात की खुशी है कि कमेटी ने उनकी मांग मानने से इनकार कर दिया था। ये इस बयान के बाद से पूरे भारत में इसको लेके एक बहुत बड़ी खबर छपी थी, और कमला हैरिस ने प्रमिला जयपाल की तारीफ भी की थी। कम से कम उन्होंने इस मसले पर बहुत अच्छा स्टैंड लिया है। और बहुत अगर इन दोनों बयानों को अगर हम देखते हैं, एक तरफ कमला हैरिस की जो अपनी उदारवादी छवि है, जो उदारवादी नीतियां हैं, दूसरा कश्मीर के मसले पर और सीएए के मसले पर जिस तरीके से उनका रुख है, तो ये वो रुख है जो मोदी सरकार को बिल्कुल पसंद आने वाला नहीं है। और अगर वो अमेरिका के उपराष्ट्रपति बनती हैं और जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति बनते हैं तो ये कोई बहुत शुभ समाचार नहीं होगा, बल्कि मोदी सरकार का टेंशन और उनकी उलझन बढ़ेगी। तो उनके लिए कोई कमला हैरिस का उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार चुना जाना कोई बहुत अच्छी खबर लेकर नहीं आएगा। हालांकि विदेश नीति के मामले में ये कहा जाता है कि राष्ट्रपति कोई भी हो, सरकार कोई भी हो, रिश्ता दो देशों के बीच में होता है। भारत और अमेरिका के रिश्ते पिछले दिनों बहुत बेहतर हुए हैं, खासतौर पर जॉर्ज डब्ल्यू बुश और उनके पहले जो बिल क्लिंटन थे उनके ज़माने में, और वो रिश्ते लगातार बेहतर होते गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप के ज़माने में हमारा मोदी और ट्रंप के बीच में एक दोस्ताना रवैया था। आपने हाउडी मोदी की तस्वीरें देखी और आपने अहमदाबाद के अंदर नमस्ते ट्रंप की वो तस्वीरें देखी, किस तरीके से मोदी उनको हाथ पकड़ के घुमाते पूरे स्टेडियम में नजर आए थे। तो एक अलग तरीके का रिश्ता गर्मजोशी रिश्तों में देखने को मिली थी। जाहिर सी बात है वो गर्मजोशी, वो रिश्ता तो जो बाइडेन और कमला हैरिस के साथ नहीं होगा। तो ये कहना कि रिश्ते बहुत ज़्यादा बदल जाएंगे, ये कहना ठीक नहीं होगा। लेकिन कश्मीर के मसले पर, अल्पसंख्यक तबके के मसले पर, ह्यूमन राइट्स के मसले पर और धार्मिक स्वतंत्रता के मसले पर और दंगों के मसले पर, जिस पर नरेंद्र मोदी सरकार की तीखी आलोचना देश के अंदर भी होती है और बाहर भी तीखी आलोचना होती है, उस पर उनको बहुत कुछ सुनना पड़ सकता है और उस पर उनके लिए उलझनें बढ़ सकती हैं। तो ऐसे में कमला हैरिस की जो खबर है वो एक भारतीय के नाते तो हो सकता है ये अच्छी खबर हो,
मोदी सरकार के लिए, लेकिन एक उपराष्ट्रपति के नाते एक अच्छी खबर उनके लिए बिल्कुल नहीं होगी। नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।